Hello students, today we will read first chapter of history, what, where, how and when. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. Rashida was reading the newspaper and she saw a headline. The headline says 100 years ago. 100 साल पहले. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? She was thinking how anyone would know what had happened so many years ago. इतने सालों पहले क्या हुआ था ये किसी को कैसे पता हो सकता है? That's true. इतने सालों पहले क्या हुआ है ये किसी को कैसे पता हो सकता है? Finding out what happened. हमें कुछ कैसे पता चलता है कि क्या हुआ है? हम किसी चीज़ के बारे में, किसी न्यूज़ के बारे में कैसे पता करते हैं? Yesterday, जो कल हुआ हो. You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. आप रेडियो पे सुनते हैं या फिर टीवी पे देखते हैं न्यूज़ या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कल क्या हुआ था. लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ था. आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. आप पता कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ के बारे में जो हुआ है पिछले साल, जो कि बहुत फेमस या हेडलाइन न्यूज़ रहा है, इसके बारे में. तो किसी को याद होगा तो वो आपको बता देगा. मतलब आप किसी ऐसे इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखते हैं जो कि हुआ हो कभी, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है. एक दूसरे को लोग बताते हैं उसके बारे में. बट वॉट अबाउट लॉन्ग अगो. मगर बहुत साल पहलों के बारे में क्या? लेट अस सी हाउ कैन बी डन, हाउ इट कैन बी डन. देखिए कैसे पता चलता है कि बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले क्या हुआ. लाइक 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. कुछ चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते हैं. वॉट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. किस तरह का खाना लोग खाते थे पहले, बहुत सालों पहले, 2000-5000 साल पहले. किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, ये सब हम पता कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. उस समय जो लोग हुआ करते थे, जो हंटर्स, शिकारी हुआ करते थे, या हर्डर्स जो कि गाय, भैंस, बकरी पालते होंगे, पशुपालन का काम करते होंगे. फार्मर्स मतलब आपके किसान. रूलर्स में आपके किंग, क्वींस आ गए. मर्चेंट्स आपके व्यापारी जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते लाते होंगे. प्रीस्ट उस समय के जो पुजारी होते होंगे, पंडित होते होंगे. वो क्राफ्ट पर्सन्स जो कि कारीगर थे उस समय के. आर्टिस्ट भी बहुत तरह के थे जो पेंटिंग्स, स्कल्पचर का काम करते थे, वो सारे. म्यूजिशियन, उस समय किस तरह के गाने हुआ करते थे. आप अभी भी देख सकते हैं हमारे कुछ सालों में गानों में कितना चेंज आता है. आप 90s के गाने ले लो, 20s के गाने ले लो, अभी के गाने ले लो, तो कितने तरह के गाने आ गए हैं. रैप एंड ऑल. साइंटिस्ट और उस समय के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो क्या करते थे, किस तरह के खोज करते थे. सो उस समय भी इन सारे लोगों का कुछ काम होता होगा. इन सब ने क्या काम किया है, क्या खोज किया है. हाउ दे लिव्ड, व्हाट दे यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे डिड. इन सारी चीज़ों के बारे में हमें किससे पता चलता है? पास्ट से पता चलता है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले. हम इस चीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं कि पहले के बच्चे क्या खेलते थे. उस ज़माने के बच्चे, उस एरा में बच्चे किस चीज़ से खेला करते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ. वो किस तरह की कहानियाँ सुनते थे और
किन चीज़ों को देखते थे। जैसे हमारे पास देखने को खेलने को बहुत कुछ है, वीडियो गेम एंड ऑल, laptops, computers, tab, everything is there, playstations. But at that time children used to play outside with, they play some games, they play some outdoor games or whatever with the toys, what kind of toys they use, everything we can find out from past. द सॉन्ग दे सैंग, और किस तरह के गाने वो गाते थे ये भी आपको पता चल सकता है पास्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा, पहले तो आप अपने मैप पे, आपके पेज 2 में मैप है, एंड फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन दिस। हियर इज रिवर नर्मदा। People have lived along the banks of river for several 100,000 years. लोग जो थे वो नदी के किनारे, नदी के बैंक पे बहुत सालों तक रहते आए थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. वो लोग जो नदियों के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे रहते आए थे, वो क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स थे, खाना बदोश थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वैसे लोग जो अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। ये जो लोग हुआ करते थे बहुत साल पहले, जो नर्मदा रिवर के किनारे बसे थे, उसके बैंक पे रहना स्टार्ट किया था उन लोगों ने, वो लोग गैदरर्स थे, खाना बदोश थे। गैदरर्स, दे डोंट ग्रो फूड, वो खाना उगाते नहीं थे, वो क्रॉप्स उगाते नहीं थे, अनाज वो इकट्ठा करते थे जंगलों से। कहाँ से इकट्ठा करते थे? वो जंगलों से इकट्ठा करते थे। रूट्स, फ्रूट्स, अदर फूड प्रोड्यूसेस लाइक मीट, एनिमल को मार कर खाते थे, फिश, जो भी हो वो जंगलों से इकट्ठा करते थे। उनको अनाज उगाना, फार्मिंग करना, मतलब खेती करना नहीं आता था। दे ऑल्सो हंट एनिमल्स, वो जानवरों को मारकर भी खाते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड खिरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हमें क्या करना है? खिरथार हिल्स और सुलेमान हिल्स फाइंड करना है अपने नॉर्थ वेस्ट में। आप इस मैप पे देखो, हियर इज सुलेमान एंड खिरथार हिल्स, जो कि अभी आपका अफगानिस्तान या पाकिस्तान का एरिया है। ये एरिया इंडिया में अभी नहीं आता होगा। हिल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स। ये वो एरिया है जहां पे पहली बार लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया, क्रॉप्स उगाना शुरू किया। ओके, सच एज व्हीट एंड बार्ले। व्हीट और बार्ले, गेहूं और बार्ले जैसे अनाज इन लोगों ने उगाना स्टार्ट किया अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। आज से 8,000 साल पहले की बात है ये, 8,000 साल पहले। आर लोकेटेड हियर, जब इन लोगों ने खेती करना शुरू किया था। पीपल ऑल्सो बिगैन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। और उसके पहले लोग जानवरों को नहीं पालते थे, मगर फिर उन लोगों ने जानवरों को रेयर करना स्टार्ट किया, पालना स्टार्ट किया, पालतू जानवरों को, लाइक शीप, गोट, कैटल्स को, गाय, भैंसे, जिनसे कि उन्हें मिल्क और ऊन और जो भी चीज़ें मिलती हैं वो मिल सके। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन सेंट्रल इंडिया। आप फिर मैप पे देख सकते हैं गारो हिल्स। गारो हिल्स यहाँ है आपका।
और सेंट्रल इंडिया में आपका विंध्या हिल्स, यहाँ पे विंध्या और यहाँ पे गारो हिल्स है। These were some of other areas, ये उन कुछ एरियाज में हैं वे एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पे कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, जहाँ पे खेती करना लोगों ने शुरू किया है। इंडिया में कौन कौन से एरिया में खेती करना पहले शुरू किया है? गारो हिल्स के पास और विंध्या हिल्स के पास। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्या हिल्स जो है आपके, उसके नॉर्थ में पहली बार चावल की खेती शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं मैप पे आपका ये विंध्या हिल है और इसके नॉर्थ एरिया में, मतलब इस एरिया में कहीं आपका चावल की खेती, नॉर्थ एरिया पूरा आपका ये रीजन आ गया, इस एरिया में कहीं आपकी चावल की खेती सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। Trace of river Indus and its tributaries. Tributaries क्या है? Tributaries are small rivers that flow into a larger river. Tributaries क्या होती हैं? छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो कि बड़ी नदियों से जाकर मिल जाती हैं। जैसे बड़ी सी नदी है, उससे छोटी छोटी नदियाँ आकर ऐसे ऐसे मिल गई, तो ये सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ओके, किसी मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी होती हैं। तो नर्मदा और इंडस रिवर और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, आप इंडस रिवर देख लो पहले, आप देख सकते हो मैप पे, ये है आपका इंडस रिवर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, बीज, ये सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। ये छोटी छोटी नदियां आके इंडस में मिल गई हैं। तो इंडस रिवर और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में क्या कहा गया? अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मिला है एक्चुअली कि 4700 years ago कुछ शहर थे जो कि इन सारी नदियों के किनारे, इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे बसे पहले शहर। लेटर अबाउट 2500 years ago cities develop on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. सबसे पहला शहर जो बसा वो कहाँ बसा? इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे। उसके बाद आज से 2500 साल पहले रिवर गंगा और रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज और समुद्र के किनारे शहर बसना शुरू हुए। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। गंगा नदी है और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है सोन। यू कैन सी दिस ऑन मैप। दिस इज रिवर गंगा और रिवर गंगा में आके आपकी एक ट्रिब्यूटरी नदी मिली है सोन। ओके, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, कहा जाता है कि बहुत पहले गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी सोन रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। उस एरिया को क्या कहते थे? मगध कहते थे। रिवर गंगा और सोन के साउथ का पार्ट, साउथ किधर है? नीचे, नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट एंड दिस साइड इज वेस्ट। तो गंगा और सोन के नीचे का पार्ट, ये एरिया जो था आपका क्या था? मगध। ओके, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। मगध के जो रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। मगध इज फेमस फॉर इट्स रूलर्स एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। आपने सुना होगा बिंबिसार एंड अजाशत्रु, ये सारे फेमस रूलर्स हैं मगध के। इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल किंगडम सेटअप किया था मगध। ओके, किंगडम्स वेर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी अलग अलग
किंगडम्स हुआ करते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। कुछ लोग, कुछ ट्रैवलर्स थे जो कि एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रैवल करते थे। लोग एक जगह से दूसरे जगह से, ट्रैवलर्स ही नहीं, लोग भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times. Because पहले की तरह हमारे पास इतना व्हीकल्स, इतना साधन नहीं था, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स, बसेस, शिप्स, कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकें। सो पहले क्या था, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, और बहुत टाइम टेकिंग भी था। ओके, सो चाहे कितने भी हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज हों, कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, उस टाइम ट्रैवल करना इतना सेफ नहीं था। लोग जंगलों से होकर जाते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल। बट इम्पॉसिबल नहीं था, नामुमकिन नहीं था, लोग फिर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जिंदगी की खोज में जाते थे कि कहीं उनको रहने के लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाए, एक सही इन्वायरमेंट। एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्राउट्स। और नेचुरल डिजास्टर से, फ्लड और ड्राउट, सूखा और बाढ़, ये सब से बचने के लिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि पहले इतने डेवलप्ड घर, रोड्स और सब कुछ हुआ तो करते नहीं थे। तो अगर बहुत बारिश हुई या फिर मौसम बहुत ख़राब हुआ तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। आपने जैसे देखा होगा बर्ड्स को, वो लोग क्या करते हैं, जब अगर ज़्यादा ठंड होती है तो ठंड वाली जगह से गर्मी वाली जगह पे चले जाते हैं उड़कर। जब ज़्यादा गर्मी होती है किसी जगह पे तो वहाँ से उड़कर ठंड वाली जगह पे चले जाते हैं। तो अपने हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ठीक वैसे ही पहले लोग भी स्टेबल नहीं थे, एक जगह नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रैवल करते थे। Sometimes men marched in armies conquering other lands. जो आदमी हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे, आर्मीज में मार्च करते थे और कॉन्कर करते थे अलग अलग जगहों को, मतलब अलग अलग जगहों को जीतते थे। Beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place। और merchants का, व्यापारियों का क्या काम था, वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जाया आया करते, मतलब निर्यात का काम करते थे, आयात निर्यात का, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करते थे। और ये उनका सोर्स ऑफ इनकम था, ऐसे ही वो पैसे कमाते थे, एक जगह की चीज़ दूसरी जगह पे बेच के, फिर दूसरी जगह की चीज़ दूसरी जगह पे बेच के। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way। और जो प्रीस्ट होते थे, रिलीजियस टीचर्स होते थे, ऐसे लोग जो कि धर्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग क्या करते थे, वो प्रीचिंग का काम करते थे। वो लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते थे, उस पर विश्वास जगाते थे, उनको धर्म की कहानियाँ सुनाते थे। ओके, उनको अच्छी बातें बताते थे, कैसे वो अच्छे तरीके से रह सकते हैं एंड ऑल। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new exciting places। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ट्रैवल करते थे, मतलब उनको घूमना पसंद था, नई चीज़ों को खोजने के लिए, अलग अलग जगहों की खोज करने के लिए। ओके, ऑल दीज लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता था, लोगों के बीच में आइडियाज़ का आदान प्रदान होता था। मतलब आपको कुछ आता है, आपने किसी और को बता दिया, किसी और को कुछ आता है, किसी और ने किसी और को कुछ बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ इंडिया जाता है तो वो वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर सीखेगा और अपना कल्चर वहाँ के लोगों को सिखाएगा।
अपनी फूडिंग हैबिट, अपने डिशेस वो उनको सिखाएगा और उनके डिशेस सीखेगा, या फिर अपना कल्चर, अपने कल्चर के बारे में उनको बताएगा और उनके कल्चर को अडाप्ट करेगा। इन सेम वे पहले भी ऐसा होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ों को शेयर करते थे एक दूसरे से। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? आजकल लोग क्यों ट्रेवल करते हैं? Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas form the natural frontier of the subcontinents. अगर आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फ्रंटियर्स हैं, एक पहाड़ या नदी या समुंदर का किनारा, वो क्या करता है, वो अलग करता है एक सब कॉन्टिनेंट को दूसरे सब कॉन्टिनेंट से, मतलब एक देश को दूसरे देश से बेसिकली। While it was difficult to cross these frontiers, क्योंकि इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. जिन लोगों ने चाहा, जिन लोगों ने कोशिश की, वो लोग पहाड़ पे भी चढ़े हैं और समुंदर को भी क्रॉस किया है। People from across the frontiers also came into subcontinent and settled there. दूसरे जगहों से, दूसरे सब कॉन्टिनेंट से, दूसरे देशों से लोग आकर दूसरे देश में भी बस जाते थे, समुंदर को क्रॉस करके, पहाड़ों को क्रॉस करके। पहले ये सब काफ़ी मुश्किल था। अभी एक फ़्लाइट लीजिए और आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाइए, एक शिप पे बैठिए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाइए। बट एट दैट टाइम इट वॉज रियली चैलेंजिंग। पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में, आज से 5000 साल पहले ये काफ़ी चैलेंजिंग था। ओके, तो ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाकर रहने लगे, और बहुत टाइम लगता था, सालों साल लग जाते थे, लोग चलते रहते थे और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशंस। और ये लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये क्या करता था, इनरिच करता था कल्चर को। एक जगह के कल्चर को दूसरी जगह लेकर जाता था और दूसरी जगह के कल्चर को वो सीखते थे और फिर अडैप्ट करते थे। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। और सिर्फ कल्चर ही नहीं सीखते थे, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। पत्थरों को तराशने की नई कला सीखा उन लोगों ने। कंपोजिंग म्यूजिक, अलग अलग तरह के संगीत सीखते थे। एंड इवन कुकिंग फूड, और अलग अलग तरह से खाना बनाना, अलग अलग तरह की डिशेस सीखते थे। ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। और इसी तरह बहुत सालों से लोग ये सारी चीज़ें, कल्चर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा और लोग नई चीज़ें सीखते रहे और धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलप करते गए। नेम्स ऑफ लैंड्स, अब जगहों का नाम कैसे मिला है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ड जो हम अपनी कंट्री के लिए अक्सर ही यूज किया करते हैं, क्या क्या, इंडिया और भारत। अब ये दोनों नाम इंडिया को कैसे मिले हैं ये देखते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो वर्ड इंडिया है वो किस वर्ड से आया है, इंडस वर्ड से। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। ईरान और ग्रीक कंट्रीज हैं, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम through the northwest about 2500 years ago। ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, नॉर्थ आपका ऊपर होता है और वेस्ट इस साइड होता है, तो वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे। ओके, इस डायरेक्शन से इंडिया में। टू 2500 years ago, वो आज से 2500 साल पहले इंडिया आए थे। ओके, अगो, एंड वे फेमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदोस और इंडोस। उन्हें इंडस नदी के बारे में पता था, वो इंडस नदी को जानते थे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी नदी थी, बहुत फेमस नदी थी, तो वो इसको हिंदोस और इंडोस कहते थे अपने लैंग्वेज में। एंड द लैंड
टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और इंडोस के ईस्ट में जो कंट्री है उसे इंडिया का नाम उन लोगों ने दिया था. द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और भारत जो वर्ड है वो लोगों के लिए यूज किया जाता था, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक खास लोगों के लिए यूज किया जाता था कि नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए. एंड हु वर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत. और ये नाम, ये भारत जो नाम है ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है. ऋग्वेद क्या है? आपकी संस्कृत की लिखी हुई, संस्कृत में लिखी हुई सबसे पुरानी बुक है जिसमें कि ये नाम भारत लिखा हुआ है. डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जो 3500 साल पहले लिखी गई, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो लिखी गई है. लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में इसे हमारे देश के लिए यूज किया जाने लगा ये नाम. ओके तो सबसे पुराना नाम जो 35,000 ईयर्स पहले ऋग्वेद में मेंशन्ड है वो क्या है? भारत है. उसके बाद आज से 2500 साल पहले वाला नाम आपका इंडिया है, जो कि इंडस से मिला है हमें, इंडस रिवर के कारण. तो ये दोनों नाम जो है काफ़ी पुराने हैं. सबसे पुराना है भारत जो कि ऋग्वेद में मेंशन्ड है, और सेकेंड नाम है आपका इंडिया जो कि इटालियंस एंड ग्रीक्स ने दिया है हमें. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब हम पास्ट के बारे में कैसे पता करते हैं? देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. पहला तो सर्च करना, खोजना, और दूसरा बुक्स पढ़ना जो कि बहुत साल पहले लिखे गए हैं. दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. वो बुक्स जो कि बहुत साल पहले लिखे गए हैं उनको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि उन्हें हाथ से लिखा गया है इसलिए उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनु मीन्स हैंड. मैनु मतलब लैटिन में क्या होता है? हाथ होता है, हैंड होता है. तो हाथ से लिखे गए स्क्रिप्ट को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. दीज वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स. ये किस चीज़ पे लिखे गए हैं? पाम लीव्स पे लिखे गए हैं. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रीच, या फिर पेड़ की खाल से बनने वाले एक पेज जैसे बार्क पे, एक पेड़ की छाल पे लिखे गए हैं जिसे ब्रीच कहते हैं. ओके विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो कि हिमालयाज में उगता है. वो पेड़ जिसकी छाल पे ये लोग लिखते हैं वो पेड़ कहाँ उगता है? हिमालयाज में उगता है. ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय द इंसेक्ट. बहुत साल बीत गए इनके लिखे हुए, इसीलिए ये सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, इनको बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट को कीड़ों ने खा लिया है. सम वेर डिस्ट्रॉयड. बहुत सारे जो हैं खराब हो चुके हैं. आप देख सकते हैं डायग्राम में ऐसे होते थे मैन्युस्क्रिप्ट. सम वे डिस्ट्रॉयड एंड सम हैव सर्वाइव्ड. कुछ जो हैं बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और कुछ जो हैं बच गए हैं. ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जिनको कि टेम्पल्स में, मंदिरों में बचा के रख लिया गया, या फिर जिनको कि मोनेस्ट्रीज में बचा कर रख लिया गया. दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. इन बुक्स में हर तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया है. रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक विश्वास के बारे में, एंड प्रैक्टिसेस, लोग किस तरह के धर्म में विश्वास रखते थे और क्या क्या करते थे. द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की जिंदगी के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें. मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन के बारे में लिखा है. दवाइयाँ किस तरह के लोग यूज़ किया करते थे, और साइंस किस तरह के विज्ञान में विश्वास रखते थे, किस तरह की खोज करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है. बिसाइड देयर वे इपीक्स, पोएम, प्लेज, और इन सारी चीज़ों के अलावा भी उनमें इपीक्स लिखी हुई हैं, पोएम्स, कविताएं लिखी हुई हैं, नाटक, प्लेज लिखे हुए हैं. मैनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत. बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, बहुत सारे जो बुक्स मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं लिखे हुए, वो संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं. अदर वेर इन प्राकृत,
दूसरे क्या है, प्रकृत लैंग्वेज में, लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो प्रकृत लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज़ के, कॉमन लोग यूज़ क्या करते थे, वो सिम्बल्स में होता था, अलग अलग तरह के सिम्बल्स बनाते थे। वो ट्री के लिए पेड़ का सिंबल बना दिया, जो भी लिखना चाहते थे वो सिम्बल्स में लिखते थे। ओके, एंड तमिल, और तमिल में भी लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। These are written on relatively hard surface such as stone or metal। जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे वो किस चीज़ पे लिखे जाते थे, वो पेड़ की खाल पे लिखे जाते थे, बार्क पे लिखे जाते थे, ब्रीच पे लिखे जाते थे। बट इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। जो बार्क पे लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बहुत सारे उन्हें कीड़ों ने खा लिया है। बट इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखे गए हैं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, स्टोन या मेटल पे, पत्थरों पे या मेटल्स पे लिखे जाते थे, धातु पे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्या हैं, वो राजा के, किंग्स के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं पत्थरों पे या मेटल्स पे, जिसको कि लोग फॉलो कर सकें, लोग पढ़ें और फॉलो कर सकें, उसको ओबे कर सकें, माने। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, अलग अलग तरह के भी इंस्क्रिप्शंस हैं। वे मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। इंस्क्रिप्शंस में क्या है, जो राजा और रानी हैं उन लोगों ने अपने काम को रिकॉर्ड भी करके रखा है, पत्थरों पर, मेटल पे लिख के भी रखा है तो कि उन लोगों ने क्या क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह की चीज़ें वो लिखते थे। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जो राजा थे वो अपनी जंग में जीत, अपनी विक्ट्रीज को, उन लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है उनमें उन्होंने जीता है, उसको रिकॉर्ड करके रखते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन a hard surface? क्या आप सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखने का क्या क्या एडवांटेज है? वो कभी खराब नहीं होंगे, कभी मिटेंगे नहीं, उनको कीड़े डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ खराब नहीं हो सकते, गल सड़ नहीं सकते, पानी धूप का उन पे कोई असर नहीं होता। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और कितना मुश्किल होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा पत्थरों पे काट काट कर लिखना, कितना टाइम लगता होगा उनमें, कितना टाइम लगता होगा मेटल्स पे लिखने में। देयर वेर मैनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में इस्तेमाल की गई हैं या की जाती थीं। Those who studied these objects are called, ऐसी चीज़ें जो पास्ट में मिली हैं या इस्तेमाल की जाती थी, इन चीज़ों के बारे में जो पढ़ता है या फिर जो पढ़ाई है, जो पढ़ते हैं लोग, उनको क्या कहते हैं? Those who study these objects are called archaeologists। ऐसे लोगों को जो पुरानी चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उनको archaeologists कहते हैं। They study remains of buildings। वो किन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं? वो टूटे फूटे पुराने बिल्डिंग्स की पढ़ाई करते हैं, जो अवशेष बचे हुए हैं पुराने मकानों के, उनकी पढ़ाई करते हैं। मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, जो पत्थरों और ईंटों के बने होते थे। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, बहुत पुरानी पुरानी बनी हुई पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं, स्टोन के बनी हुई मूर्तियाँ, उनकी पढ़ाई करते हैं ये। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, वो खोजते हैं और एक्सकेवेट भी करते हैं। एक्सकेवेट करना मतलब डिग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के अंदर खोजते हैं, ज़मीन के अंदर खोद कर निकालते हैं जो बचे हुए अवशेष हैं, बचे हुए जो पार्ट्स हैं उन चीज़ों के, पुरानी चीज़ों के। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये क्या क्या खोज कर निकालते हैं? हथियार किस तरह के वो यूज़ करते थे, किस तरह के चीज़ें यूज़ करते थे, पॉट्स, पैन्स, गहने, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, किस तरह के सिक्के पहले इस्तेमाल किए जाते थे, ये सारी चीज़ें उन्हें खोदने पे ज़मीन के नीचे से मिली हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पत्थरों के बने हुए हैं। ऑफ बोन्स, बेक्ड क्लेज एंड मेटल्स,
या फिर हड्डियों के बने हुए हैं, या फिर बेक्ड क्ले, टेट्राकोटा जैसा कि अभी भी हम बनाते हैं, क्ले को बेक करके मटका, घड़ा, दिया, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और मेटल या फिर मेटल के बने हुए हैं, यही चीज़ें जो ख़राब नहीं हुई हैं और बच गई हैं थोड़ी बहुत। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड imperishable substances usually survive for a long time। वैसी चीज़ें जो कि हार्ड चीज़ों की बनी है, इम्पेरिशेबल चीज़ों की बनी, जो सड़ती गलती नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेस की बनी है, वही बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकती हैं, वही लंबे समय तक बची रह गई हैं, बची रह जाती हैं। आप देख सकते हैं ये पॉट का डायग्राम है जो कि आज से 4700 ईयर्स पहले मिला था किसी पुराने शहर में। तो इससे हमें पता क्या चला कि पहले लोग पॉट यूज करते थे। राइट, अ ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वुड हैव यूज्ड फॉर अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और आप यहाँ पे कॉइन्स देख सकते हैं, सिल्वर के बने हुए, चांदी के बने हुए कॉइन्स हैं। जो कॉइन आपको आज से 2500 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था वो कॉइन मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जानवरों की हड्डियों को भी खोजते हैं। बर्ड्स एंड फिशेज, सिर्फ जानवरों की नहीं, चिड़िया और मछलियों की हड्डियों को भी खोजते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। हड्डियों से पता चलता है कि लोग क्या खाते थे पहले और किस तरह के जानवर हुआ करते थे उस समय। तभी हमें पता चलता है कि डायनासोर हुआ करता था और अब नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि पहले हुआ करती थी और अब नहीं है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ही ये खोज कर निकालते हैं कि पहले क्या था और अब नहीं है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयर। और जो प्लांट के बचे कुछ अवशेष हैं वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो बचे होते हैं, क्योंकि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो सरगल के ख़त्म हो गए इतने साल में। If seeds or grains or pieces of wood have been burned, they survived in a shred form। अगर कभी मतलब पास्ट में जो अनाज या फिर लकड़ियाँ जलाई गई हैं वो बची हैं किस चीज़ में? श्रेड फॉर्म में, मतलब जले खुजे राख के फॉर्म में बची हैं। उनसे पता चलता है कि वो क्या है। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या लगता है आपको कि कपड़े मिलते होंगे आर्कियोलॉजिस्ट को? क्या पहले के टाइम में लोग कपड़े पहनते थे, कपड़े बनते थे? हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? वैसे लोग जो कि पास्ट को पढ़ते हैं, पास्ट की पढ़ाई करते हैं, उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन। वो लोग सोर्स की बात करते हैं इंफॉर्मेशन को रेफर करने के लिए कि क्या सोर्स है, क्या जगह है जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिला है। फाउंड फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा होता है उन सोर्सेज के बारे में। क्या सोर्स है, क्या मैन्यूस्क्रिप्ट है जिससे हमें पता चला है पास्ट के बारे में। इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। जो हिस्टोरियंस हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट को, इंस्क्रिप्शंस को और आर्कियोलॉजी से जो मिले हुए अवशेष होते हैं उनको सोर्स मानते हैं हिस्ट्री का, जिनसे पास्ट के बारे में पता चलता है। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। एक बार अगर आपको सोर्स मिल गए, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गया, इंस्क्रिप्शन मिल गए या फिर आर्कियोलॉजी में आपको कुछ अवशेष मिल गए, तो पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, बहुत ही एडवेंचरस हो जाता है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। जैसा कि हम उसको मतलब जो मिले हुए अवशेष है उससे जोड़ के आप पास्ट के बारे में बता सकते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। इसीलिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो डिटेक्टिव्स की तरह हैं। वो खोज कर चीज़ें निकालते हैं। हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्ल्यूज। वो इन सारे सोर्सेज को क्ल्यू की तरह यूज़ करते हैं, सबूत की तरह इस्तेमाल करते हैं। टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। और आपको पास्ट के बारे में बताते हैं, आपको पहले क्या हुआ है, लोग क्या इस्तेमाल करते थे, लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इनके बारे में आपको वो बताते हैं। वन पास्ट और मैनी।
डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस बुक का टाइटल नोटिस किया है? आवर पास्ट। इस बुक का नाम ही है क्या? आवर पास्ट, क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं. वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. यहाँ पे जो past है उसको pasts यूज़ किया गया है, प्लूरल में यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो पास्ट है वो अलग अलग है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग समूह के लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए. नॉर्थ इंडिया का पास्ट अलग है, साउथ इंडिया का पास्ट अलग है, ईस्ट इंडिया का पास्ट अलग है, वेस्ट इंडिया का पास्ट अलग है. अलग अलग लोगों का, अलग अलग कल्चर के लोगों का पास्ट अलग है. फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. जो हर्डर्स थे, आपके गरेरिये जो कि जानवर पालते थे, और किसान, उनकी जिंदगी राजा रानी से अलग होती थी, तो दोनों का पास्ट भी अलग होगा. द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन. उसी तरह व्यापारी और जो कलाकार लोग थे, उनकी जिंदगी एक दूसरे से अलग थी, इसलिए उनका पास्ट अलग होगा. Also, as is true even today, people follow different practices and custom in different parts. और जैसा कि अभी है कि आप अपने ही देश में ले लीजिए, अलग अलग पार्ट में अलग अलग कस्टम कल्चर फॉलो करते हैं लोग. पहले भी ऐसा ही था, अलग अलग पार्ट में अलग अलग कस्टम कल्चर फॉलो करते थे ऑफ द कंट्री. For example, today most people living in Andamans, आप एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल ये है कि अंडमान में रहने वाले जो लोग हैं, गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड प्रोड्यूसेस, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस. जो अंडमान में लोग रहते हैं वो अभी भी इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, इसीलिए लोग अपना खाना खुद से खोजते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, या तो मछलियाँ मारा, या तो जानवरों को मारा, या फिर जंगलों से अपना खाना चुनते हैं, लाते हैं. बाय कॉन्ट्रास्ट, और इससे बिल्कुल अलग, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड. और जो लोग शहर में रहते हैं, आप बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली ऐसे शहर ले लीजिए, कोई भी बड़े शहर नहीं, छोटे शहरों में भी जो लोग हैं वो अपना खाना खुद से नहीं उगाते. वो मछलियाँ मारने नहीं जाते, वो खेत में खेती करने नहीं जाते, वो जानवरों को मारने नहीं जाते, ना खाना कलेक्ट करने जाते हैं. वो फूड सप्लाईज पे डिपेंड करते हैं. जो सामान किसानों ने भेजा दुकान में, उनको वो दुकान से खरीद कर लाए, शॉप से खरीद कर लाते हैं फूड सप्लाईज को और खाते हैं. डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्ट इन पास्ट एज वेल. और ऐसा ही डिफरेंस जो था वो पास्ट में भी हुआ करता था. किसान उगा रहे हैं, राजा रानी खा रहे हैं, ठीक है. ऐसा जो डिफरेंस था वो पहले भी हुआ करता था. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग जीते थे. बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, और इसके अलावा और भी अलग तरह के डिफरेंसेस थे. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं मूवीज़ में, कहानियों में, कि पहले क्या था, जो राजा रानी थे, राजा थे, वो बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ते थे और उनके रिकॉर्ड्स रखते थे, अपनी विक्ट्रीज, अपनी जीत को रिकॉर्ड करके रखते थे. जनरली ordinary people such as hunters, fish folks, gatherers, farmers and herders did not keep records of what they did. राजा रानी अपने रिकॉर्ड्स रखते थे, मगर जो आम जनता थी, आम लोग थे, मछली पालन वाले थे, मछली पकड़ने वाले, या फिर जानवर पकड़ने वाले, या किसान जो थे, गैदरर्स थे, आपके वो सारे लोग जो थे, वो लोग अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे. बट हमें पास्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें राजा रानी के अलावा आपको नॉर्मल लोगों का भी पास्ट जानना होता है. वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स. हमें रिकॉर्ड से राजा रानी के रिकॉर्ड के बारे में तो पता चलता है, बट आर्कियोलॉजी की मदद से हमें नॉर्मल लोगों की लाइफ्स के बारे में भी पता चलता है. देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन. और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है और शायद कभी पता ना चल पाए. What do dates mean? अब डेट क्या मीन करता है? If somebody asks you the date, अगर कोई आपसे डेट पूछता है, you will probably mention the day, month and year. हम लोग कैसे बताते हैं कि 21 मई
2020 या 2021 ऐसे हम डेट बताते हैं। हम डे मेंशन करते हैं, मंथ मेंशन करते हैं और ईयर मेंशन करते हैं। 2000 एंड समथिंग ऐसे हम मेंशन करते हैं। ओके, These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। और हमें कैसे पता कि अभी 2021 है या 2020 है या 2022 आएगा, ऐसा हमें कैसे पता है? हमने ये डेट असाइन किया है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, जब से वो पैदा हुए हैं तब से हमने 1 माना है, और अभी उनके पैदा हुए 2021 साल हो गए। ओके, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट कौन है? जिनसे क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर हम 2000 कहते हैं कि दिस इज ईयर 2000, तो इसका मतलब है कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2000 साल। अगर अभी 2021 है तो क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2021 साल। All dates before the birth of Christ are counted backwards and are usually have the letter BC। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो साल हैं, उनके जन्म के पहले के साल को BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले के साथ एडेड ऑन। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as a starting point। हम लोग इस किताब में जो पीछे के साल हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि 2000 से शुरू हुआ है और उसके पीछे के साल। 2000 को हम स्टार्टिंग पॉइंट माना है हमने, 2000 को। लेटर्स विद डेट्स, हम लोग डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लेटर्स यूज करते हैं। BC हमने पढ़ा बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज किया जाता है। वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD before days। This stands for two Latin words anno domini। ये लैटिन वर्ड एनो डोमिनी के लिए यूज किया गया है। मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि क्राइस्ट के जन्म के साल के बाद वाला, मतलब उनके जन्म होने के साथ जो साल चल रहा है। सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2005, इसलिए 2005 को हम लोग AD 2005 भी लिखते हैं। समटाइम्स C इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD, कभी कभी CE भी लिखा जाता है, CE 2005 ऐसे, एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC, और BC की जगह पे, बिफोर क्राइस्ट की जगह पे BCE। ओके, द लेटर C स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या है? जो सबके लिए एक है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये डेट यूज कर रहा है, तो उसको कॉमन एरा कहते हैं हम लोग। एंड BCE बिफोर कॉमन एरा, और जब से कॉमन एरा स्टार्ट हुआ है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उससे पहले बिफोर कॉमन एरा BCE। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world। हम लोग इसको इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि अब क्या है, अब दुनिया के लगभग हर देश में यही वाला डेट यूज किया जा रहा है। नॉर्मली क्रिश्चियन डेट ही यूज किया जा रहा है। इन इंडिया वी बिगैन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेट फ्रॉम अबाउट 200 years ago। 200 साल से लगभग हम यूज कर रहे हैं ये वाला कैलेंडर, आपका जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वाला कैलेंडर हम यूज करते हैं। जो क्रिश्चियन कैलेंडर है आपका, ये हम 200 साल हो गए हैं हमें यूज करते करते। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। फाइंड 2 days मेंशन पेज 3 विच सेट्स द लेटर वुड यू यूज फॉर देम। कौन सा लेटर आप यूज करेंगे पेज 3 पे जो डेट्स दिए गए हैं उनके लिए। दिस इज पेज 3 एंड यहाँ पे ईयर मेंशन है 4700 years ago। तो आप कह सकते हैं कि 4700 है ये, और अभी है आपका 2200। (2679) BC, before Christ। So we can represent this as 2679 BC। 2679 years पहले
क्राइस्ट के बर्थ के पहले. ओके, सो लाइक दिस यू विल राइट 2500 एज you will subtract this 479 BC, 469 साल पहले क्राइस्ट के बर्थ के. ओके, you will represent it as this. Now elsewhere we have seen that inscriptions are written on hard surface. हमने देखा कि inscriptions जो है hard surface पे लिखे जाते थे. Many of these were written several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and language. बहुत सारे inscriptions जो हैं कि बहुत सालों, सैकड़ों, हजारों सालों पहले लिखे गए हैं. जो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं इसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों हैं. लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम. जो लैंग्वेज पहले यूज़ किया जाता था या जो स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता था वो टाइम के साथ बदलता गया है. सो डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. तो स्कॉलर्स को कैसे पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिसाइफरमेंट. ये एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, इसे डिसाइफरमेंट कहते हैं. सिंबल्स को वर्ड्स में चेंज करना मतलब समझना कि लिखा क्या हुआ है. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं और उस सिंबल्स को पेट्रोलमस करके यहाँ लिखा गया है. एल लाइन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है. ए से बर्ड को रिप्रेजेंट किया गया. देखिए एल एल लाइन के लिए रिप्रेजेंट किया गया. ए से बर्ड को. स्क्वायर मतलब पी है आपका. जो कॉमन चीज़ें हैं वो देख के इस सिंबल का मतलब ओ है और ऐसे सिंबल्स बनाए गए हैं. ओके, और ये लोग इनको डिसाइफर करके इसने निकाला है. पेट्रोलमस और क्लियोपात्रा. One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North America where there were king and queen about 5,000 years ago. डिसाइफरमेंट की जो स्टोरी है ये स्टार्ट हुई आपकी इजिप्ट से, जहाँ पे कि नॉर्थ अमेरिका में एक राजा और रानी हुआ करते थे आज से 5,000 साल पहले. रोसेटा इज़ अ टाउन इन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. रोसेटा एक टाउन था इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पे. एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड. और वहाँ पे एक पत्थर मिला जिसपे कि कुछ चीज़ें लिखी थी, इंस्क्रिप्शंस थे. विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शंस इन 3 different लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स. उस पर 3 अलग अलग लैंग्वेज में चीज़ें लिखी थी. ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियंस. पहला लैंग्वेज ग्रीक था और 2 इजिप्ट के 2 अलग अलग लैंग्वेज से थे. Scholars who could read Greek figured out that the names of king and queen were enclosed in a title frame called a cartouche. और जो ग्रीक जानने वाले स्कॉलर्स थे उन लोगों ने बताया कि इसमें 2 नाम लिखे हैं. एक राजा और एक रानी का नाम है जो कि एक फ्रेम में डाला हुआ है. They then placed the Greek and Egyptian sign side by side. और फिर उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन साइन को साइड बाय साइड रखा. एंड आइडेंटिफाइड द साउंड ऑफ विच द इजिप्टियन लेटर स्टूड. और फिर उन लोगों ने पता किया कि जो ग्रीक तो वो पढ़ सकते हैं और इजिप्टियन में वो क्या लिखा है. सो यू कैन सी अ लायन स्टैंड फॉर एल एंड द बर्ड एस. वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड द इंस्क्रिप्शन एज वेल. और उन लोगों ने ऐसे करके डिसाइफर किया कि ये जो सिंबल्स लिखे हैं वो लिखे क्या हैं, क्योंकि वो ग्रीक में भी लिखा था और सिंबल्स में भी लिखा था. ओके, let's recall now. Your exercise here is here. First is Narmada Valley. Narmada Valley is famous for hunting and gathering. When people lived there, they hunted and gathered food. They didn't grew food. Okay, वो उगाते नहीं थे, वो hunt और gather करते थे food को. So Narmada Valley is for hunting and gathering. Magad is the first big kingdom. Magad is famous for because it's
one of the biggest kingdom. Garo Hills is famous for early agriculture. वहाँ पे खेती शुरू हुई थी. ओके, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस और उसके नदियों के किनारे क्या था, आपके पहले शहर बसे थे, फर्स्ट सिटीज. गंगा वैली सिटीज अबाउट 2000 ईयर्स अगो. 2500 साल पहले गंगा के किनारे, गंगा वैली में शहर बसना शुरू हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. क्या क्या डिफरेंस है आपके. मैन्युस्क्रिप्ट आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स. ये क्या है आपका मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन है, बुक्स हैं ये. ओके, और एंड दे आर रिटन ऑन barks of tree. तो पहला हो गया कि ये हैंड रिटन है, हैंड रिटन बुक्स हैं. दूसरा है आपका कि ये ट्री के बार्क्स पे लिखा गया. इंस्क्रिप्शंस का क्या है आपका, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, इंस्क्रिप्शंस आर इनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ लेटर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. ये बुक्स नहीं है, दे आर इनग्रेव्ड लेटर्स हैं. दे आर inscriptions are engraved form of letters used for various purposes. And second point है, they are written on hard surface. These are written on hard surfaces such as stones and metals. स्टोन्स और मेटल्स पे लिखे जाते थे, ये सॉफ्ट सर्फेसेस पे, बार्क्स ऑफ ट्रीज पे लिखे जाते थे. सो दीज आर 2 डिफरेंसेस. रिटर्न टू रशीदा's क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट. आपको रशीदा के क्वेश्चन के बारे में सोचना है और आंसर. उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन था कि कैसे पता चलता है कि आज से what had happened 100 years ago. How anyone will know what had happened in past. किसी को कैसे पता चलता है कि पास्ट में हुआ क्या है. कैसे पता चलता है हमें, 3 चीज़ों से पता चलता है हमें. पहला तो पता चलता है हमें मैन्युस्क्रिप्ट से, सेकेंड इज इंस्क्रिप्शन से, एंड थर्ड इज ओल्ड ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन. जो पुरानी चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को खोजने पे, उनसे पता चलता है. मैन्युस्क्रिप्ट, inscriptions, old objects, records from excavation. 3 ways. One can know what had happened so many years ago through these 3 ways. Okay? Next question is, make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? क्या क्या चीज़ें मिली हैं खोजने पे आर्कियोलॉजिस्ट को. मिली हैं आपकी बोन्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, pans, pots, weapons, tools, remains of buildings. फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, प्लांट के रिमेन्स मिले हैं इन बर्न्ड फॉर्म, श्रेड फॉर्म, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. तो इनमें से क्या क्या सी चीज़ें हैं जो कि पत्थरों की बनी हो सकती हैं. इंस्क्रिप्शंस ये तो पत्थरों पे लिखे ही जाते हैं. आपके कॉइन्स बन सकते हैं, ऑर्नामेंट्स पत्थरों के बन सकते हैं, पैन, पॉट,
वेपन्स, टूल्स, ये और बिल्डिंग्स भी बन सकते हैं आपके पत्थरों के। तो इतनी चीज़ें हैं जो पत्थरों की बन सकती हैं। कॉइन, ऑर्नामेंट, पैन, पॉट्स, टूल्स, रिमेनिंग्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do you think ordinary men and women did not generally keep record of what they did? आपको क्या लगता है कि जनरली कौन सी क्यों लोग, जनरल लोग जो थे वो अपने रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि वो क्या करते हैं? We think ordinary men and women did not generally keep record of what they did due to the following reasons. क्या reasons हो सकते हैं? They did not know the art of writing इन द बिगनिंग। पहले तो उनको लिखना नहीं आता होगा, जो जनरल लोग हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम ही लोगों को लिखना आता था। तो मे बी दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट, डिड नॉट नो हाउ टू राइट। और मे बी उनमें से जो कुछ थे वो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। ओके, हो सकता है कि जो लोग थे पहले, क्योंकि अभी ही एजुकेशन सारे लोगों तक नहीं है, तो उस टाइम पे और भी जो लोग होंगे वो एजुकेटेड नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाज कि दे डोंट नो हाउ टू राइट, डोंट नो हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। सेकेंड, मैनी पीपल वेर नॉट लिटरेट। वेर नॉट लिटरेट, पढ़े लिखे नहीं थे। सेकेंड, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा ऐसे कामों में, दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन सच वर्क्स। उनको लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्या करते हैं। या फिर उनको पता नहीं होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड। दे डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस of keeping records of the events। ऐसा किसने सोचा होता कि कभी उनके लिखे हुए चीज़ कोई और पढ़ेगा और उनको नॉलेज होगा पास्ट के बारे में। जैसा कि अभी हम भी नहीं लिखा करते, चीज़ें नोट करके नहीं रखते कि किसी को पता चल सके कि हमारा पास्ट क्या था। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of king would have been different from those of farmers। 2 चीज़ें जिससे आपको लगता है कि फार्मर्स और किंग्स की लाइफ में डिफरेंस होगा। पहले तो उनके घर में डिफरेंस होगा, जैसा कि हम हमेशा से देखते आए। तो फर्स्ट थिंग इज डिफरेंस इन देयर houses। Farmers used to live in huts and maybe very small houses, and kings must have lived in palaces or big houses। Okay, the kings were dependent for their food on farmers, जैसा कि अभी है कि किसानों पे डिपेंडेंट होते हैं जो लोग शहरों में रहते हैं वो। तो पहले भी ऐसा ही होगा। द किंग्स वेर डिपेंडेंट for their food on farmers। और थर्ड चीज़ ये हो सकता है कि किंग्स मस्ट हैव वोर कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। किंग्स वोर costly clothes and ornaments, महंगे कपड़े और गहने पहनते होंगे। and farmers use cheap clothes। Next question, find the word craft
person on page 1, list at least 5 different crafts that you know about today and the craft person, men women both men and women. अलग अलग तरह के क्राफ्ट जिनके बारे में आपको पता है. पहला तो म्यूजिशियन, सेकंड हो गया आपका आर्किटेक्ट्स, थर्ड इज आर्टिस्ट्स जो पेंटिंग करते हैं, फोर्थ राइटर्स, एक्टर्स, साइंटिस्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं आपके सारे, क्रिकेटर्स जो हैं. फिर आ गए आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट्स तो 8 तरह के तो मैंने बता दिया आपको. ये मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं. What are the subjects on which books are written in the past? Which of these would you like to read? कौन से बुक्स हैं जो पास्ट में लिखे गए हैं जो आप पढ़ना चाहोगे? तो पहले जो बुक्स लिखे गए हैं they were written on dried leaf, second on bark, third on metals, plates and stones. तो ये 3 तरह के बुक्स पहले मतलब लिखी हुई चीज़ें हैं. और पहले लिखे हुए जो हम लोगों ने अभी तक सुना है जिनके बारे में, जो ऋग्वेद, सामवेद तो वेदास हैं आपके. सेकंड आपका रामायण हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, रामायण हो गया. थर्ड महाभारत आपने सुना है, महाभारत. फोर्थ आपका पंचतंत्र, बहुत पुरानी कहानियाँ हैं ये सब, पंचतंत्र की कहानियाँ अभी भी चलती आई हैं. तो ये 4 बुक जो हैं हम लोग अभी भी पढ़ते हैं. वेद हो गए, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र. ठीक है. So with this chapter is completed. I hope you guys have loved studying this chapter with me. Thank you guys. Thank you for studying. Don't forget to like, subscribe and share the video guys.